अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भागलपुर, पेशावर से आलकोट दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, क्या कर रही है तारीख, मंगल 22 रबीउल सानी 1445 हिजरी, नवंबर की 7 तारीख सन 2023। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। सो हियर वी गो। हाँ जी, फखर की आवाज आपने सुनी, सॉरी फखर नहीं, फाखिर की आवाज आपने सुनी विद सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान थी ना यार, बड़ा फिट गाना वैसे बनाया था यार ये फाखिर ने कुछ बहुत आला म्यूजिक जो है ना एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी हम बोल सकते हैं कि पहली डेकेड में जो है ना बड़े कमाल गाने बनाए वैसे इस बंदे ने, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर पता नहीं बनाने छोड़ दिए, क्या हो गया, म्यूजिक से दिल उचाट हो गया, व्हाट हैपेंड आई रियली डोंट नो, बट व्हाई डिड ही स्टॉप मेकिंग न्यू सॉन्ग्स, आई डोंट नो। मैं कह सकता हूँ उनके बाद एक कभी वो कहीं जा रहे होंगे, उनको एक सीक्रेट वो मिल गई होगी, सिम्फनीज मिल गई होंगी, कोई उन्होंने संदूक खोला होगा, उसमें कुछ सिम्फनीज होंगी जिसमें कुल मिला के 23 सिम्फनीज थी, उन्होंने बस वो 23 गाने बनाए। अब उसके बाद जबकि ही इज अ टैलेंटेड गाय यार, आई एम श्योर ही कैन मेक न्यू म्यूजिक फॉर श्योर, बट नेवरदलेस चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने नेवरदलेस बहुत ज्यादा बोलना शुरू नहीं कर दिया वैसे, ये मैं खुद नोट कर रहा हूँ, अपना तकिया कलाम बन गया है मेरा। सीन क्या है नहीं, वो तो मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ, बट नेवरदलेस जो है ना ये काफी ज्यादा मैं बोलने लगा हूँ आजकल। लेकिन नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। अभी का सीन है प्रोग्राम में, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट मैंने किया प्रोग्राम का, और कल रात से ही लेट चल रहा हूँ मैं, कल यूट्यूब लाइव भी नहीं कर पाया मैं, और पूरा मेरा जो टाइम टेबल है आजकल जरा तहस नहस जो है वो हुआ है। सो इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट इन ऑर्डर प्रीटी सून। और बाकी क्या है यार, कराची की आज की सुबह में जो है ना वो जरा खुनकी सी है, और उस खुनकी की जो एक वजह है वो शायद ये है कि हल्की सी जो है ना वो एक लैंड ब्रीज सी जो है वो चल रही थी कंपेयर टू बाकी पिछले 1-2 दिन में जो है ना वो हवा बिल्कुल रुकी हुई थी सुबह, लेकिन आज लो ह्यूमिडिटी के साथ हल्की सी जेंटल सी ठंडी सी ब्रीज चल रही थी, जिससे हर दफा ही मैं कहता हूँ कि वो सर्दी की आमद की नवीद जो है वो सुना रही है, बस नवीद ही सुना रही है और सर्दी लेकिन आ नहीं रही है। लेकिन ख्याल यही है इंशाल्लाह दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीक कराची में जिस दिन पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ फैसला कुन मार्का होने वाला है, क्या फैसला कुन, लेकिन जो भी होगा उस दिन कराची में सब 20 डिग्रीज वेदर हो जाएगा। बाकी सारे शहर तो एंजॉय कर ही रहे होंगे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी। आगे बढ़ते हैं जी। मेरे इस वक्त ट्विटर फीड के ऊपर सबसे ऊपर मैसेज आया हुआ है, मैंने कहा इससे पहले ये बच्चे स्कूल पहुंच जाए, रोमान और रयान मैसेजिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दे लिसन टू योर शो डेली, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो है वो क्या सीन है, मैं बल्कि अपना मोबाइल देखा था, वानिया का मैसेज चेक कर रहा था, वानिया का पता नहीं मैसेज, क्योंकि वानिया का रोजाना मैसेज मैं लेट पढ़ता हूँ तब तक वो स्कूल पहुंच जाती हैं, तो मैंने कहा पता नहीं अभी उन्होंने ट्यून इन किया होगा या नहीं ट्यून किया, अभी तक उनका मैसेज आया नहीं, अभी तक मुझे लग रहा है उन्होंने अभी तक गाड़ी में बैठी नहीं है वानिया। चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, दानियाल का मैसेज आया हुआ है, गुड मॉर्निंग अदील भाई, it has always been worth listening your show while enjoying the scenic view from my hotel balcony in Kabul city. Too cold there, 7 degrees Celsius. Second picture is my visit to Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anha's tomb in Mazar city this week. अच्छा ये भी इन्होंने बनाई हुई है एक आपको पता है लेजेंड कहती है, मज़ार शरीफ इसको कहा इसलिए जाता है बिकॉज एक लेजेंड जो है वो ये कहती है कि जी हजरत अली जो मदफून है वो अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में है, और बाज़ लोग इस पे जो है वो काफ़ी यकीन भी रखते हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, बट नेवरदलेस चल देखें नेवरदलेस ओके। अब तो मैं खुद जब बोलूँगा मुझे इसका एहसास होगा। तो दानियाल जो है वो अफगानिस्तान के जो है वो अपने बिजनेस ट्रिप पे जो है वो गए हुए अपनी कंपनी की तरफ से। सो या चलो जी, एंजॉय योर टाइम ब्रो एंड यू बिकम अ वेरी फ्रीक्वेंट कहते हैं इज बिकम अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट विजिटर टू द प्लेस। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ रात सोने से पहले कौन हमें मैसेज करके जो है कौन हमें मैसेज करके जो है वो सोया है। माशाल्लाह आए जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद आवाम की। और शकील अहमद, आज के शकील अहमद साहब जीत रहे हैं, सबसे पहले सोने से पहले मैसेज करके वो सोते हैं 10:30 बजे। वाह क्या बात है। कहते हैं मुआफी रुए जमीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख तकलीफ फरेब धोखा तो इंसान को देते हैं और माफी अल्लाह से मांगते हैं। वाह
सर बात तो आप जो है ना वो कर देते हैं फिट, जबरदस्त. कहते हैं रूए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख तकलीफ फरेब धोखा तो इंसान को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं. भाई वही बात है जो एक डिस्कशन होता है हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद वाला. हुकूक अल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है और उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त सिफ़त है ये. लेकिन इंसान के हवाले से जो हमारी गलतियाँ हुई हैं उससे माफ़ी तो अल्लाह ताला फिर वो तो इस्तेकाक उन्होंने इंसान को ही दिया है इसका. तो क्या बात की है, ज़बरदस्त. ओके जी, और क्या सीन है. ओके जी, इन 2012 अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इंटेंशनली क्रैश्ड अ बोइंग 727 टू टेस्ट which seat had the best chance of survival. The conclusion for this test was that passenger at the front of an aircraft would be the ones most at risk in such crashes. हाँ बिल्कुल यार, ये बात कही जाती है कि जितना आप जहाज की दुम के करीब होंगे आपके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा बच जाएंगे. लेकिन आप ये बात भी जानते हैं दैट द हाई इम्पैक्ट क्रैशेस में तो कोई किसी के बचने का कोई चांस और कोई सर्वाइवल का सिलसिला हो ही नहीं सकता. लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि जो कराची में जो मॉडल कॉलोनी में जो प्लेन क्रैश PIA का हुआ था अनफॉर्चुनेटली सन 2020 में, उसमें आप ये बात जानते हैं कि the gentlemen who survived, there were two gentlemen who survived naturally. उसमें एक जफर मसूद साहब जो थे, he was sitting right there at the front because that was a different kind of an impact compared to a typical plane crash. But nevertheless, अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको यार. Happy birthday to Haris Rauf. You have the last chance to perform in the last match. भाई ये हारिस रऊफ साहब को सालगिरह की हम मुबारकबाद देते हैं. इस्लामाबाद पुलिस के ऑनररी अफसर. लेकिन आपको ये बात शायद पता चली हो कल के हारिस रऊफ ने जो है वो अपने पिछले मैच के बाद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था जिसमें उन्होंने एक मौके पर कुछ मिनट्स के लिए पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तारीख का बदतरीन स्पेल जो है वो कराया था. फिर उनका बड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने उनको आके प्रोटेक्ट किया और शाहीन शाह अफरीदी ने उससे बदतरीन स्पेल कराया. लेकिन उस मैच के बाद हारिस रऊफ ने जो है पसलियों में कुछ तकलीफ की जो है वो शिकायत की है और वो कहते ये हैं कि जी उनको कुछ पसलियों में तकलीफ है और जिस हवाले से उनका चेकअप तो हुआ है. इट डजंट लुक लाइक देयर इज एनीथिंग सीरियस इन दैट. बट क्या हारिस की इन तकलीफों की वजह से पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है अगले मैच के लिए? लेट्स सी व्हाट हैपेंस. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयरक्राफ्ट नॉइज कैन लीड टू सीरियस डैमेज टू योर हियरिंग. Jet engines can produce high frequency noise enough to cause permanent damage. You should always wear hearing protection, preferably ear defender, when working on the apron. Okay जी, आप जहाज जहाँ पे एप्रन खड़ा होता है, जैसे कभी कभार अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको सीढ़ियों से जो है वो जहाज पे ले जाया जा रहा होता है तो उसमें इंजन जो है वो अपने एक स्विच्ड ऑन मोड में होते हैं. उसी में ही यानी जो स्विच्ड ऑन इंजन जो होते हैं अभी तो उसके टर्बाइंस वगैरह प्रॉपर चल नहीं रहे होते लेकिन उसी की इतनी नॉइज होती है. इवन जो जहाज का एक APU होता है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट होता है जो कि उसकी टेल पे लगा हुआ होता है, उसकी आवाज इतनी लाउड होती है. तो यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉइज दीस जेट इंजन प्रोड्यूस एंड यस ऑफ कोर्स इफ इट कैन प्रोड्यूस परमानेंट डैमेज फॉर श्योर. सो आप में से कोई को कभी एप्रन जाना हो यानी जहाँ पे जहाज पार्क हुए हुए होते हैं और खड़े हुए होते हैं और तो वहां पे जरा आप कान में अपने बड़े बड़े हेडफोन्स जो है पहन के चले जाया करें. अभी मैं आपको लिए चलता हूँ एक ब्रेक की जाने. मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. गाना अभी हम नहीं सुनेंगे, जितने गाने सुनने थे आपने सुन लिया. ठीक है, अब भाई मैं हूँ और आप हैं और बातें करेंगे हम. ठीक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून इन किया. साकिब शान कहते हैं मैरी क्यूरी बोर्न टुडे. अरे आज भाई मैरी क्यूरी की जो है वो सालगिरह है. पता नहीं हमारे एक जमाने में जो है वो चैप्टर हुआ करता था उर्दू की किताब में मैरी क्यूरी के हवाले से. बट शी इज अ पोलिश बोर्न फ्रेंच फिजिसिस्ट famous for her work on radioactivity. She was the first woman to win Nobel Prize and she is the only woman to win the award in two different fields, physics and chemistry. बहुत ही जीनियस खातून थी और बिल्कुल जी इनको जो एक एजाज हासिल है वो ये कि इन्होंने दो फील्ड्स में, ऐसा होता नहीं है लेकिन दो फील्ड में जो है इनको नोबेल का इनाम मिल चुका है और जिसमें फिजिक्स शामिल है और जिसमें केमिस्ट्री शामिल है और वॉर्सो की इनकी जो है ये पैदाइश है. सो ये पोलिश निजात है बट इन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो गुजारा इन फ्रांस और इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज रेडियो एक्टिविटी. और मुझे ये भी याद है कि इन्होंने जो है वो रेडियम
को डिस्कवर किया था. रेडियो एक्टिविटी आप जानते हैं एक डीके का एक प्रोसेस होता है ऑफ दो सब्सटेंस जिसमें जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, इट कीप्स ऑन लूजिंग हिज एनर्जी एंड ऑल. बट बहरहाल बड़ी डिटेल बातें आप लोग बच्चे ज्यादा मेरे से बेहतर ही जानते होंगे, मुझे ऐसी रटी रटाई बातें जो हैं वो याद रह जाती हैं. लेकिन जबरदस्त भाई जबरदस्त. ये भी थे, इनके हस्बैंड थे ना पियर क्यूरी, या राइट पियर. तो उनके साथ इन्होंने सोचा बैठ के घर में बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे होते होंगे यार. जबरदस्त. ये भी लोग होते हैं भाई, बात क्या बात है. और उसके अलावा क्या सीन है, मैंने सुना भी मैंने यही था यार, इनका जो इंतकाल भी हुआ था, आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ सम एक्सपोजर टू द रेडियो एक्टिव रेज की वजह से, इनकी जो है ना कुछ कंटेमिनेशन की वजह से इनका इंतकाल हुआ था. वही इनकी मौत का जो है वो सबब बना था. लेकिन जाने से पहले बहुत बड़े काम करके गए भाई, इसमें शक नहीं है. जबरदस्त. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं, ताइवान बेस्ड कंपनी Foxconn built a free 2 out of every 3 iPhones. Its ambitious new goal to become the major manufacturer of electric vehicle. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई बात. और इलेक्ट्रिक व्हीकल की गेम में जो है Foxconn जो है वो घुसना चाह रहा है. आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल चाइना है, आपको पता है कि ताइवान तो चाइना का चाइना है, राइट. तो वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, लेकिन दुनिया जो है आप जानते हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को वो करती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकग्नाइज करती है. सो इस वक्त पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना वो तो इलेक्ट्रिक कार्स में उसने सबको पीछे छोड़ दिया. अरे यार आप मेरा YouTube पर वीडियो चेक करें ना यार, आपके भाई ने वीडियो बनाई है एक BYD के बारे में, जो दुनिया की अब नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बनने वाली है. इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है बनने वाला है BYD. उनकी रिसेंटली पाकिस्तानी कंपनी हबको के नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई थी चाइना में, जिसपे आपके भाई ने फारिग टाइम में बैठे हुए व्लॉग बना लिया अपना. So do watch it यार. I mean do watch it on my. It's good information. Like I mean I did some Sunday research on that and I found some very interesting numbers and how this deal makes sense in Pakistan. So अब क्या है, ये ताइवानीज जो है वो लगता है चाइना की, बिकॉज देखिए पता हुआ क्या है कि चाइनीज ने जो है ना ये दुनिया में बड़े गाड़ियां कौन से मुल्क बनाते हैं. देखिए जी जहां से टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट करती है, जैसे आप कहेंगे यार इंडिया बहुत बड़ा मुल्क, नहीं, इंडिया से टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट नहीं करती. इंडिया करता है, इंडिया टेक्नोलॉजी अक्वायर करता है और फिर उसके बाद वो उसको इंडिजनाइज कर देते हैं, वो अपनी वेंडर इंडस्ट्री डेवलप कर देते हैं. इंडिया मैन्युफैक्चर्स अ लॉट ऑफ कार्स, इसमें कोई शक नहीं. आई थिंक क्लोज टू 5 मिलियन के करीब गाड़ियां वाड़ियां. इंडिया बहुत बनाता है गाड़ियां, शक नहीं है. उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, दे हैव अ ह्यूज एक्सपोर्ट मार्केट. लेकिन टेक्नोलॉजी या तो वो जापान से आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट 3 मुल्कों से ही जनरली कर रही थी. देयर वाज जापान, देयर वाज जर्मनी एंड देयर वाज यूएस. यूएस में आप जानते हैं उनके बिग 3 हुआ करते थे. जापान की अगर आप बात करें तो वही टोयोटा, होंडा ये हुआ करते थे, निसान एंड ऑल. एंड देन ऑफ कोर्स जर्मनी. अब जर्मनी में ज्यादा जो थी वो आपको पता है वो जरा हाई एंड गाड़ियों की, हम Audi, Vorsprung, Dodge Technique and BMW और Mercedes, कुछ फ्रेंच भी थे, ये Citroën, Peugeot वगैरह ये सारे. सो बाकी ये 3 मुल्कों से जनरेट टेक्नोलॉजी. चाइनीज जो है ना उन्होंने आके गाड़ियों की मार्केट को डिसरप्ट कर दिया. इलेक्ट्रिक कार उन्होंने कहा यार हम इन गैसोलीन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं. ये गैसोलीन एक तो एक इट्स अ डाइंग टेक्नोलॉजी, ये अगले 30-40 साल में बहुत एक छोटा सा नंबर रह जाएगा. सो ऐसी जगह घुसते हैं जहां पे कोई घुसा ना हो. उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की जाके तबाही फेर दी चाइनीजों ने. और मैं आपको बताता हूं कि दैट 55% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कार्स सोल्ड इन द वर्ल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर वाज इन चाइना. सोचें आप, यानी दुनिया में अगर 100 गाड़ियां बन रही हैं इलेक्ट्रिक कार तो 55 जो है वो चाइनीज खरीदते हैं. सो ये बहुत फिट जा रहे हैं ये. सो ये देख लेगा व्लॉग यार, अच्छा है. आप जाइएगा YouTube पे सर्च करेगा RJ अदील अजहर, आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो बहुत शर्म की बात है यार. आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. अच्छा हाँ, एक और भी याद आया YouTube चैनल से. मेरे YouTube चैनल में कुल मिला के 6032 लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है. सो मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि क्या मेरे से उसमें चलें, मैं सोच लेता हूँ कि 1000 मेरे नॉन लिसनर्स होंगे तो क्या मेरे सिर्फ 5000 लिसनर्स हैं. दैट्स इट, दैट्स द नंबर. वेरी हार्ट ब्रोकन मैन, सीरियसली. फहीम अली खान ने कुरानी आयत जो है हमारे साथ शेयर की है, सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 7, और कहते हैं कि जी और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं. ठीक है जी, जबरदस्त, बहुत प्यारी बात की आपने. छोटी मुख्तसर बात अल्लाह ताला ने की है लेकिन बहुत जामे बात है. इसके अलावा आप ये भी कहते हैं इफ यू स्पेंड 1 नाइट इन ईच होटल रूम इन डिज्नी वर्ल्ड इट वुड टेक यू 68 years टू स्लीप इन ऑल ऑफ देम. वाओ मैन, देयर सो मेनी रूम्स इन डिज्नी वर्ल्ड. बट ये कौन से वाले डिज्नी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से ऑरलैंडो वाले डिज्नी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल.
और देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, और इस पे बात करेंगे आगे चल के. भाई कल डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है अदालत में. आपको पता डोनाल्ड ट्रम्प पे केस चल रहा है, उन पे केस जो है ना वो चल ही रहा है कि डरते हैं यार ये लोग डोनाल्ड ट्रम्प से, ये लोग डरते हैं. तो अभी हुआ ये कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कहते हैं कि केस चलाना चाह रहे हैं कि उसने अपनी वेल्थ को यानी अपनी दौलत को ओवरस्टेट किया है, उसने उसको गलत बयानी से जो है ना वो काम लिया है. सो इट्स नॉट अ क्रिमिनल ट्रायल, इट्स अ सिविल ट्रायल जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ज्यादा दिखाई हैं. डोनाल्ड ट्रम्प आप जानते हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज रियल एस्टेट. ये उधर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बट इनकी रियल एस्टेट में ही इज बिग एंड नॉट जस्ट इन अमेरिका, ही हैज गॉट प्रॉपर्टीज इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो मुझे याद है मैं जब इस्तांबुल गया था, टैक्सी वाला मैं वहाँ जा रहा था हमारे दोस्त से मिलने, TRT जो उनका टीवी चैनल है, तो मैं वो देखने जा रहा था. तो रास्ते में एक किसी रोड पे आया, मेन बुलेवार्ड था, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके ऊपर उसने टैक्सी वाले में फौरन कहा ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प बिल्डिंग. ओह वाओ मैन, उसके ऊपर लिखा हुआ भी था ट्रम्प. एनीवे पता नहीं स्टिल होल्ड्स दैट बिल्डिंग और नॉट. बट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उस पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी उसने जो है वो ज्यादा जो है वो बैंक फाइनेंसेस हासिल करने के लिए एंड ऑल अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो ओवरस्टेट किया, अपनी नेटवर्थ को जो है वो उसने ओवरस्टेट किया. इस हवाले से केस चल रहा है और कल जो है उनका ये केस न्यूयॉर्क में रियासत में चल रहा है ये, और वहां पे उसने जबरदस्त एक कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया और जो है वो काफी सख्त सवालात के जवाब जो हैं वो उन्होंने दिए. सो इस पे देख लेते हैं आगे चल के अगर हम मजीद बात कर सकें. एंड देन बशीर अहमद साहब क्या कहते हैं, भाई आप आते ही रात वाले SMS शामिल करना अच्छी बात है, लेकिन जब 8 बजे वापस आते हैं तो आप वहीं से SMS, ये इसमें जवाब दे चुका हूँ यार मैं, बशीर क्या हो गया, मैं दे चुका हूँ जवाब इसमें कि मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ जनरली. ठीक है जी, कभी कभार चूक हो जाती है. और कौन सा ऐसा सरकारी काम चल रहा है जिस पे अदालत में मेरी पेशी हो जाएगी कि आपने वहां से स्टार्ट नहीं किया, आप पे शिक नंबर फलाना लग के ले इसका रिमांड दे दो. भाई हो जाती है गलती, कभी कभार मिस हो जाता होगा यार, इतना सीरियस क्यों लेते हैं. अच्छा जी, वादी कोयटा और गुर्दोनवा में मौसम सरमा की देयर यू गो अताउर रहमान साहब, ये की ना आपने खबर शेयर मेरे साथ. मैं आज यही बोल रहा था कि आज कराची में जो ये कुछ हवा चलती हुई नजर आ रही है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है. ये है उसकी वजह कि वादी कोयटा और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश जो है वो हो गई है. और अताउर रहमान साहब भी कहते हैं परहैप्स वी विल आल्सो सी द चेंज इन वेदर इन कराची इन कमिंग डेज, येट एक्सपेक्टिंग हॉट. अभी तो देखें वो तो है, अभी ये हॉट जो हीट है ये इंशाल्लाह इस हफ्ते ख़त्म हफ्ता तक जो है ना आपको इंशाल्लाह नजर आएगा कि फ्राइडे से मौसम में कराची की भी तब्दीली जो है वो हो जाएगी. बट वेरी नाइस जी, कुछ पहाड़ों पे बर्फबारी वगैरह का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है. कल हमारे एक दोस्त हैं वसीम ने जो है वो शेयर किया था, वसीम ने शेयर किया हुआ था क्या जनाब, शोग्रान में जो है वो मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो चुकी है. सो दैट्स वेरी कूल मैन. अब शोग्रान इंशाल्लाह इस साल 2 दफा विजिट हो गया है, अगले साल के आगाज में भी शायद विजिट हो सकता है. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ओके जी, सकलैन मुश्ताक रिक्वेस्ट फैंस टू ऑफर प्रेयर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. कहते हैं वी शुड प्रे फॉर कुदरत का निजाम. एटलीस्ट 1 लाख पाकिस्तानी फैंस शुड डू फास्टिंग एंड ऑफर नवाफिल फॉर पाकिस्तान बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी आर हैप्पीनेस इज विद द विन ऑफ पाकिस्तान. देखिए ये बात तो दुरुस्त है, मैं ये मानता हूँ कि ये चीज है, लेकिन ये रोजा रखना और नमाज पढ़ना फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देखो हम दुआएं तो करते हैं, मेरे ख्याल से एक नमाज हाजात सलात हाजात भी होती है ना, उसकी भी मेरे ख्याल से फिर बाजमात उसका एहतमाम करवाया जाए पाकिस्तान के लिए. और ये कुछ बात समझ में आई नहीं मुझे वैसे यार, ये वो टीम भी परफॉर्म कर लेती, जीत जाते अगर पकड़ लेता उसामा कैच, हरा देते अफगानिस्तान को यार, फिर समझ में नहीं आई बात. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 29th बर्थडे टू हारिस रऊफ, टाइटल टेपिया बाय अदील अजहर. अच्छा मैंने इसको टेपिया जो है ना वो सिर्फ नहीं कहा, आपने तो टेप बॉल की तस्वीर भी जो है वो लगाई हुई है. ये इससे पहले जो है ये काफी सारे लोग, बिकॉज जो हारिस रऊफ की वजह शोहरत है वो टेप बॉल क्रिकेट जो है वो ही रही थी, विच इज द रीजन. अच्छा जी कहते हैं एंड द हैप्पी 43rd बर्थडे टू जेम्स फ्रैंकलिन, नॉट एट ऑल टेपिया, New Zealand cricket coach and former cricketer serving as the bowling coach of Islamabad United in PSL 8. James Franklin, दुरुस्त फरमाया आपने सर. और जेम्स फ्रैंकलिन अच्छे बॉलर थे, कोई बड़े अजीम बॉलर्स में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी
Decent bowler he was. और इसके अलावा जीशान बेग साहब ने एक और बर्थडे के हवाले से बात की. Today is the 135th birth anniversary of C.V. Raman. Made a path-breaking discovery, later known as the Raman effect. Following the discovery, he was knighted in 1929 and was awarded Nobel Prize for Physics in 1930. First Indian and first Asian to have won the Nobel for Physics. तो भाई ये तो आज देखें, बड़ी अच्छी बात आपने बताई. अभी हमने मैदाम क्यूरी का जो है वो जिक्र सुना थोड़ी देर पहले, और फिर आपने सीवी रमन साहब का जिक्र किया, और ये दोनों जो हैं नोबेल प्राइज विनर हैं, और दोनों की पैदाइश जो है वो 7 नवंबर की है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. उससे वापस आके फिर आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालेंगे. कुछ और मैसेजेस भी शामिल किए जा सकते हैं मेरे ख्याल से. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज. एंड कैसे हैं आप लोग? 7:50 हो चुके हैं और आप लोगों के इंफॉर्मेशन से भरपूर मैसेजेस जो है वो मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ. और रहमान खिलजी साहब, ओहो किस फिल्म का आपने जो है ना वो क्लिप शेयर किया है. किंगडम ऑफ हेवन. क्या फिट मूवी बनाई थी. रिडली स्कॉट की फिल्म थी ना ये, खिलजी साहब मेरे ख्याल से. इन दिस मूवी किंगडम ऑफ हेवन, द नेगोशिएटर आस्क्ड सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी व्हाट इज जेरूसलम वर्थ. इन रिस्पॉन्स सलाउद्दीन सेज नथिंग, वॉक्स एंड टर्न्स बैक एंड विद शोइंग बोथ फिस्ट everything. The movie was historically twisted, but it remains my favorite scene. अच्छा, historically twisted होने के बावजूद आपको शायद, लेकिन ये एक जो चीज थी वो यही थी कि इस जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने शायद कुछ, मुझे याद यही पड़ रहा है कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस वक्त उन्होंने इसको जो है वो अपनी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था, इस वजह से कि इस मूवी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाइट में जो है वो दिखाया गया था, और इस चीज पे वो इतने ज्यादा जो है ना गालबन खुश नहीं थे. बट जबरदस्त यार, कमाल फिल्म थी. अता रहमान साहब कहते हैं इट्स चेंज मॉर्निंग विद लाइट कूल ब्रीज, विंड डायरेक्शन हैज चेंज्ड and change indicating early sign of winter. It's beautiful today. It is beautiful today. No doubt about that, sir. Ashfaq Janjoa कहते हैं the ongoing cricket World Cup would generate economic activities of approximately 660 billion, which comes to around $2.6 billion. Rate of 1 second advertisement on TV is 900,000, meaning that 10-second ad would cost 9 million rupees. एक कमर्शियल जो है वो चलाने में 10 सेकंड का 90 लाख रुपए लगेंगे. थोड़ा सा मेरे ख्याल से, चले मैं नंबर्स देख लेता हूँ सर. ये फाद मंजूर से आपने ज़ाहिर जहाँ से देखा होगा, मैं वो सोर्स जरा देख लेता हूँ कि क्या सीन है. फाद मंजूर कहते हैं प्लीज से हाई टू नूर फातिमा, ईशाल फातिमा, दे लिसन टू द डेली शो व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. फैसल मुकीद कहते हैं विद सो मच एडवांटेज टू वन साइड cause of due, I wonder why ICC keep persisting with day and night encounters. Is it money or viewership? Is that all matter? I think it is about the viewership. The day and night games, the do offer you a lot of things. लेकिन यार ड्यू का अभी तो इतना कोई फैक्टर हमें नजर तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी बट दिस इज अ फैक्टर, यू नो अबाउट दैट. अच्छा जी, देन जबरदस्त यार, आ गया भाई अखबार, इसी का इंतजार कर रहा था मैं, और सही टाइम पे लाए हमारे गार्ड साहब, बहुत आला. Then what have we got? वलीद मुगल कहते हैं एंजेलो मैथ्यू मेड his crease, then his helmet strap broke. अच्छा, इस पे जरा हम जो है ना वो बात करते हैं. ये कल एक बड़ा जो है ना वो हो गया है, एक कंट्रोवर्सी आ गई है, और बांग्लादेश जो कि छोटी टीमों में सबसे अनपॉपुलर टीम है, उसने अपनी अनपॉपुलैरिटी में जो है ना वो कल मजीद इजाफा कर लिया है. सो या विल टॉक अबाउट दैट. इसके अलावा सारिम लाखानी का मैसेज आया है. Today we have test in our school. Please wish me and my friends good luck. I love listening to your show on my way to the school. Thank you so much, Sarim. Lions cannot roar until they reach the age of 2. हसन शेख ने बताई है ये बात कि शेर जब तक 2 साल का नहीं हो जाता वो धाड़ नहीं सकता. Alright, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि डॉन ने अपनी लीड बनाई है. कर्नल अमंग 4 मार्टर्ड इन तीरा वैली, 3 टेररिस्ट शॉट डेड एंड मेनी इंजर्ड इन इंटेंस गन बैटल. सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अंडरवे टू एलिमिनेट टेररिस्ट फाउंड इन द एरिया. जी, कल ये एक और अफसोस की खबर ये सुनने को आई है, और अब तकरीबन रोजाना का ही ये मामूल बन गया है पिछले कुछ महीनों से
कि ना सिर्फ हम अपने सिपाही जो है इस जंग में जो है वो लूज कर रहे हैं, बल्कि हमारे अफसरान जो हैं वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं. कल एक SSG के कर्नल जो हैं इनके बारे में सुनने में आया कि ये भी कल शहीद हुए हैं. तीरा वैली जो खैबर एजेंसी जो हुआ करती थी, अर्स्टवाइल खैबर एजेंसी, अब तो आप जानते हैं कि ये KP का पार्ट है, वहाँ पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. और उसके बाद जो है ये इसमें ये ऑपरेशन हुआ. यू नो अबाउट दैट. इससे पहले वो पसनी टू गवादर ये मामला हुआ, फिर PF बेस पे जो है वो हमला हुआ, एंड देन DI खान में तो रिलेंटलेसली जो है वो इस वक्त हमले चल रहे हैं. लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, ही लेड हिज ट्रूप टू कंडक्ट दैट ऑपरेशन इन द तीरा वैली, जिसमें वो शहीद हुए. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हमारे तमाम सिपाहियों की. और 3 जो है वो फौजी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं. इसके अलावा जो सिपाही हैं जिसमें लांस नाइक अब्दुल कादिर, नाइक रफीक और नाइक खुशदिल खान शामिल हैं. ओके जी. खुदकुश हमले हराम, दहशतगर्द दायरा इस्लाम से खारिज, 200 उलमा के पैगाम पर पाकिस्तान पर दस्तखत. हुकूमत फौज सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना इस्लाम की तालीमात के मनाफी और बगावत के मुतरादिफ है. ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है? शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी नहीं, लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है. ऑडियो लीक केस में वजीर आजम ऑफिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा गया. PM ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसियों के हसास रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत करता है. ना ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में है. एजेंसियों से आइन के मुताबिक काम की उम्मीद रखते हैं. चलें जी, ठीक है. इन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया है कि जी टेलीग्राफिक एक्ट 1885 में पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत से जो है वो इजाजत को लाजिम करार दिया गया है. पता नहीं क्या बातें हो रही हैं. आगे बढ़ते हैं. नया वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, हमारे राब्ते सब जमातों से हैं. जरदारी नवाज शरीफ के राब्ते की खबर पुरानी है, बिलावल भुट्टो का ये कहना है. एक्सप्रेस का ये लिखना है, नवाज शरीफ मुतहरिक, जरदारी से फोन पर गुफ्तगू. नून लीग का PTI राब्ते का फैसला. सियासी कशीदगी के खात्मे, इलेक्शन डे के रूल्स ऑफ गेम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत समेत तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा. नवाज शरीफ की 4 साल बाद पार्टी दफ्तर आमद, मशावरती इजलास, जरदारी से मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक. शहबाज का MQM से राब्ता, मुत्तहिदा का वफ्द आज कायदे नून लीग से मिलेगा. ओके जी. 9 मई शेख रशीद की जलाओ घेराव केस में जमानत कंफर्म. शेख साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद. चीन का ये कहना है नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है. अब चीन से सवालात क्यों पूछ रहे हैं? ये तो वही हो गया जो कौशल परेरा से विराट कोहली की सेंचुरी के बारे में सवालात पूछ रहे हैं. चीन को क्या लेना देना इन चीजों से यार. नून लीग वाले लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन फील्ड समझकर नाराज हो जाते हैं. ओके, दैट वाज अ गुड वन. फैसर करीम कुंडी का जो है वो ये कहना है. इसके अलावा IMF ने हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली. वजारत खजाना ने नए अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट के लिए दिसंबर तक का वक्त मांग लिया. सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया. ओके जी. वजीर खजाना शमशाद अख्तर का ये कहना है तमाम इदारों ने आदाफ पर अमल दरामद किया, मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब होने की उम्मीद है. और याद रहे जी कि IMF का अगर ये जो मिशन इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, ये कामयाबी के साथ अगर मामला निमट जाते हैं तो पाकिस्तान विल बी गेटिंग तकरीबन कोई 75 करोड़ के करीब पाकिस्तान को मजीद कर्जा जो है वो मिल रहा होगा. ये डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली. गजा में इसराइली दहशतगर्दी का 1 माह मुकम्मल, शहादतें 10,000 से तजावुज कर गई. इसराइल ने अस्पतालों, पनागुजीर कैंपों पर भी बम बरसा दिए. रात भर 2,500 बम हमले, 280 फलस्तीनी शहीद हुए. जनूबी अफ्रीका ने तल अवीव से सिफारतकार वापस बुला लिए. उर्दून ने गजा में इमदादी तिब्बी सामान फजा से गिरा दिया. 30 जख्मी मिस्र पहुंच गए हैं. एक्सप्रेस का ये लिखना है, शहबाज राना ये खबर लेकर आए, अगले 3 माह में PIA की निचकारी नामुमकिन. नवंबर के वस्त तक मालियाती मुशीर का तकर्रुर, जनवरी के आखिर तक बोली के लिए तैयार. 8 कंपनियों की ने निचकारी तकसीम मंसूबे की तजवीज की दरख्वास्त का जवाब दे दिया. और कोई खबर जाते जाते क्या खबर है? ओके, इंदराज का वक्त खत्म, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें मुंजमद कर दी.
देखो यार, आपके भाई ने कोई 4 या 5 दफा आप लोगों को इस बात की याद दहानी कराई है कि अपना वोटर लिस्टों में नाम वाम जगह तब्दील करनी है, ये करनी है, हल्का बदलना है, ये आप लोग कर लें. बट अब आप लोग नहीं माने बात, तो अब मैं क्या कहना हूँ, फर्दर नहीं कर सकते बिकॉज वोटर लिस्टों को जो है वो अब मुंजमद कर दिया गया है. दे हैव बीन फ्रोजन. ऑलराइट, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग इन द सुने प्रोग्राम. अभी चुनन की 8:07 हो चुके हैं. दिस इज द टाइम ऑफ द शो जिस वक्त हम बात करते हैं खेलों के हवाले से. और खेलों के हवाले से हम पहले बात करते हैं जरा क्रिकेट की. क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल जो है वो श्रीलंका को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा. यार, बांग्लादेश से तो कोई भी नहीं हार रहा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन श्रीलंका बांग्लादेश से भी हार गया. यानी यार सीधा अफसोस हुआ कल मुझे, स्पेशली कल शकीब ने जो घटिया हरकत की ना, उसके बाद से तो मेरा ये था, मैंने कहा यार ये नहीं है, या अल्लाह मियां ये कौन सा इंसाफ है, ये किधर का इंसाफ है. लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट लाइफ इज मैन. आई मीन फिर वही बात आती है कि ये दुनिया अल्लाह ने इम्तिहान के पर्सपेक्टिव से बनाई है. तो बस ठीक है भाई. हुआ क्या कल, आपको पता है कहानी क्या हुई है. कल जो है वो मैच हुआ और अच्छा उसमें ना वो मैच चल रहा था. अचानक श्रीलंका वाज बैटिंग फर्स्ट और श्रीलंका ने जो बैटिंग चल रही थी उस वक्त वो हुआ ये कि जी उनके फिर एक खिलाड़ी आउट हुए और गालबन आई थिंक इट वाज समारा विक्रमा आउट हुए थे, जिसके बाद एंजेलो सदीरा समारा विक्रमा आउट हुए. उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए और जैसे ही वो, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही वो ही वाज टेकिंग द गार्ड एंड ऑल, अचानक उनको ये रियलाइज हुआ, ही वाज ट्राइंग टू टाइटन हिज हेलमेट, अपने हेलमेट को वो कस रहे थे. अचानक उनको अंदाजा हुआ कि उसका स्ट्रैप उनके हाथ में आ गया. अरे यार, उन्होंने कहा भाई, इशारा किया अंपायर को, उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम को, उन्होंने कहा भाई मुझे जरा वो भेजो, सेंड मी दिस दूसरा रिप्लेसमेंट हेलमेट. अच्छा, उसमें टाइम निकल गया और फिर शकीब जो है ना वो रोता हुआ अंपायर के पास पहुंचा. उन्होंने अपील कर दी, उन्होंने कहा भाई टाइम आउट हो गया. ये आपको पता है कि इसका एक रूल होता है कि जी खिलाड़ी के आउट होने से लेकर दूसरे खिलाड़ी के जो है ना वो बैटिंग एक्शन में अपने तैयार होने के लिए, बॉल फेस करने के लिए, इट शुड टेक 2 मिनट्स. ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये कहानी जो है वो हो जानी चाहिए. सो अब वो हुआ ये कि वो नहीं हुआ. अच्छा, अब एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो बात जो स्पिरिट ऑफ द गेम आती है, नंबर 1 शकीब को ना इतनी कोई घटिया अपील करनी नहीं चाहिए थी यार. क्या अच्छा, मे बी दे वर डेस्परेट टू विन. आपको पता है वर्ल्ड कप में हर कोई जो है ना वो डेस्परेट टू विन होता ही है. इवन लाइक श्रीलंका वर डेस्परेट टू विन. आपको शायद पता होगा कल मैच से पहले ये खबर आई कि जी श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को जो है वो फारिग कर दिया गया. उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो क्रिकेट बोर्ड को तहलील कर दिया बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द श्रीलंकन टीम. एंड उसमें फिर उन्होंने एक कमेटी बना दी है, जिस तरह पाकिस्तान में कमेटियां बना दी जाती हैं क्रिकेट के मैटर्स को चलाने के लिए. तो अर्जुन रानाटुंगा की क़यादत में उन्होंने जो है ना वो एक कमेटी बना दी था. अर्जुन रानाटुंगा भी ना सियासी आदमी है, ये भी कुछ नहीं करने वाला. इससे पहले भी बोर्ड में इसने काफी रोल किए हुए, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये कुछ काम कर देगा. लेकिन खैर एनीवे, लेट्स कम ऑन टू द फील्ड नाउ. सो उसमें उसने अपील कर दिया. अच्छा, वो एंजेलो मैथ्यू उनके दरमियान जो है ना वो आपस में इनकी बातें चलती रही. नेचुरली इसमें तमाम तर लोग, मैंने तो सिवाय कुछ बांग्लादेशी 1-2 जो क्रिकेट के राइटर्स हैं, मुझे उसके अलावा ज्यादा मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया जो कि यहाँ पे शकीबुल हसन के पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा होगा. शकीब इससे पहले भी रोना धोना कर चुका है. बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो ये अपने बाप की जागीर समझता है, उसमें तो ये बहुत ज्यादा इसके टेंट्रम्स जो है वो शो हो रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जब पूरी दुनिया तुमको देख रही है, सारे कैमरे तुम्हें देख रहे हैं, एक एक एक्शन देख रहे हैं, तो शुरू में वाकई ये लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है शायद. आई मीन ही इज जस्ट जोकिंग अराउंड एंड हैविंग फन विद द अंपायर. और देखें यार, दुनिया के हर मुश्किल फैसले के ऊपर जो है ना, फैसले के वक्त में ये अंपायर एरेस्मस वहां पे मौजूद होता है. यानी सीरियसली, यानी कोई और अंपायर को जा जाए कोई नहीं, भाई यही होना चाहिए. ये भी लिखा हुआ है इसकी किस्मत में. ये रिसेंट टाइम्स के बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में जो है वो एरेस्मस मौजूद था, वहां पे अंपायरिंग कर रहा था. तो मुझे वो फिर गए, उन्होंने लेग अंपायर से बात की, उन्होंने जाके जी एंजेलो मैथ्यू के पास गए और उन्होंने जाके, उस वक्त शकीब भी वहीं पर आ गया, और तो उसको उन्होंने बोला कि भाई देखो तुम आउट हो गए हो, तुम जाओ. ये एक फेयर जिसे कहते हैं ना कि अपील है, और वो फेयर अपील जो है वो उन्होंने जो है वो कर दी है. ठीक है, आई थिंक इट वाज फेयर, इसमें कोई शक नहीं है. मुझे फैसल मुकीद ने बताया कि मजहर अरशद जो है वो शकीब के, अच्छा मजहर ऐसी जगहों पे वो अनपॉपुलर ओपिनियन जो है ना वो उठाता है, उसको इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि तू अनपॉपुलर ओपिनियन उठाता है. लेकिन एनीवे, लेट्स मूव ऑन. ठीक है जी. तो क्या हुआ कि जी शकीब ने जो है वो इन्होंने अपील अपनी जारी रखी. एंजेलो मैथ्यूज गुस्से में गए और गुस्से में मैदान छोड़ के चले गए.
व्हाटएवर हैपेंड वाज एज पर द रूल्स. लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम एज वेल. जो एक बुनियादी बेंचमार्क जो है, जो अपनाना चाहिए था, वो अपनाना चाहिए था कि क्या इस टाइम आउट से डिड एंजेलो मैथ्यू ट्राई टू टेक एनी एडवांटेज फ्रॉम दैट. अच्छा, इसमें जो एक और भी पॉइंट आया, वो काफी सारे लोगों ने ये बात बोली कि एंजेलो मैथ्यूज, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जो है ही कुड हैव जस्ट बैटेड वन बॉल विद दैट थिंग. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता है कि क्रिकेट की तारीख में पहली बार ये टाइम आउट की बुनियाद पे कोई खिलाड़ी जो है वो आउट हुआ है, तो उसका हो सकता है उस तरफ ध्यान ही ना गया हो सकता है उसने ये बात सोची ही ना हो. सो इसका एडवांटेज देना चाहिए था. देखिए, जो मैनकेड होता है, या जिसे आप सेल्फ आउट कहते हैं, या हम अपनी स्ट्रीट क्रिकेट में उसके लिए एक बड़ी अजीब सा वर्ड यूज करते हैं. सो वो वाला जो आउट था, उसमें तो देखिए खिलाड़ी को पता होता है कि यार ये मेरी जो है ना लिमिट है, ये मेरी हद है, इससे मैं बाहर निकलूंगा, आउट हो जाऊंगा. यहाँ पे तो यार दिस इज सच अ रेयर, आई मीन पहली बार अगर तारीख में ऐसा कोई खिलाड़ी आउट हो रहा है, तो फिर तो यार यहाँ पे सबको इंसानियत से काम लेना चाहिए था. नेवरदलेस that happened and शकीब got out. एंजेलो मैथ्यूज got out. शकीब जो है वो अपनी जिद पर जो है वो अड़ा रहा. 279 रन बनाए, ऑल आउट हुई श्रीलंका की टीम. कल वहां पे सेंचुरी स्कोर की चारित आसालंका ने. 3 खिलाड़ी आउट किए, तंजीब शकीब ने और शकीबुल हसन ने 2 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें शरीफुल इस्लाम ने हासिल की. जवाब में बांग्लादेश की टीम ने जो है अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया उनकी जानिब से. नाजमुल हसन, शॉन्टो ने और शकीबुल हसन. आप यही देखें, शकीबुल हसन ने भी कल यार ही लिटरली रब सॉल्ट ऑन द वुंड्स ऑफ श्रीलंकन. 65 गेंदों पे उसने 82 रन बनाए और अपनी टीम की फतह में एक अहम किरदार अदा किया. बासानी आखिर में कुछ विकेटें इनकी जो है वो जरूर गिर गई थी. एक मौके पे 7 खिलाड़ी इनके जीत, they won it by 3 wickets. लेकिन there was a point in time in that game when they were literally sailing towards the victory. And यार श्रीलंकन टीम बहुत वीक हो गई है यार, इनकी बॉलिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग. बट उनके लिए जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि जी दिलशान मधुशंका गॉट 3 more wickets. So आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में दिलशान मधुशंका जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर अभी भी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पर ना हूं तो अब ये 3 विकेट लेने के बाद तो जो है वो बन ही गए होंगे. सो इस मैच में कामयाबी हासिल की है बांग्लादेश ने. और बांग्लादेश की कामयाबी का मतलब ये, मौजूदा शंका हैज गॉट 21 विकेट, सो ही इज लीडिंग द पैक. वेल डन टू हिम. सो श्रीलंका, अब उनका सिर्फ एक मैच जो है वो रह गया है. दे हैव वन 2 मैचेस. बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर बांग्लादेश जो है वो उनसे 1 दर्जे ऊपर आ चुके हैं. और आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो आज अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है विद ऑस्ट्रेलिया. रिमेंबर, अफगानिस्तान इज स्टिल विद द चांस. इन फैक्ट दे हैव गॉट, अगर आप महज सिर्फ नंबर्स की बात करें, सो दे हैव गॉट अ मोर सॉलिड चांस कंपेयर टू पाकिस्तान टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल. जाहिर है उसके लिए कुछ नतीजा और इनके फेवर में जाने हैं. लेकिन आज इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा. इससे पहले ये इंग्लैंड और पाकिस्तान को हरा चुके हैं. तो आज क्या वेनखेड़े मुंबई में, जहां पे आमतौर से बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, क्या उनके स्पिनर्स जो हैं वो हार्ड हिटिंग ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे? दे आर दीज अफगान प्लेयर्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल्स एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तानीज आर सपोर्टिंग देम. और इनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में. आई मीन समथिंग दैट अगर अफगानिस्तान देखें क्वालिफाई कर लेता है, दिस वुड बी समथिंग जिसे कहते हैं कि समथिंग बिगर देन दैट. केनिया रीचिंग द सेमीफाइनल, और वो इस तरह की जो टीमें अक्सर सेमीफाइनल में पहुंचे. नहीं यार, दिस अफगान टीम हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, वो कहते हैं ना, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरी है. दे हैव गॉन थ्रू अ मेटामॉर्फोसिस और इसके बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं. सो इट वोंट बी दैट बैड. लेकिन अपने आखिरी 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा फॉर श्योर. लेकिन आज का मैच जीत के अफगानिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ जो है वो पहुंच सकता है 4थे नंबर पे. सो लेट्स सी क्या होता है जी. इसके अलावा व्हेन शकीब गॉट आउट ऑफ मैथ्यूज ही शोड हिज वॉच टू शकीब. ऑलराइट, सही लड़ाई थी कल. हाँ, वैसे वाकई उन्होंने बाद में जो बयानात भी दिए हैं वो काफी सख्त बयानात दिए हैं, स्पेशली श्रीलंकन्स ने. जाते आते जरा फुटबॉल का भी जिक्र करते चलें. कल इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो है वो भाई इस हफ्ते का, यानी इस वीकेंड का जो एक सीन हुआ वो ये हो गया कि जो अनबीटन साइड्स थी इस वक्त प्रीमियर लीग की, आर्सेनल और चेल्सी, दोनों नॉर्थ लंदन राइवल्स, ये दोनों अपने मैचेस जो है वो हार गई हैं.
आर्सेनल का तो आपको पता है कि जी अंपायर्स की बेमंडी की वजह से वो मैच हम हार गए. अदरवाइज अगर आप बात करें चेल्सी की तो कल तो उन्होंने कमाल शिकस्त दी है टॉटनहम हॉटस्पर्स को. टॉटनहम के होम ग्राउंड पे जो है वो उन्होंने शिकस्त दी है. टॉटनहम को कल 2 रेड कार्ड जो हैं वो दिखाए गए हैं. एक तो स्ट्रेट रेड था क्रिश्चियन रोमेरो को, और एक जो है वो उडोगी जो है उसको दूसरे येलो के ऊपर जो है वो रेड कार्ड दिखाया गया. सो उस वक्त तक जब जो रेड कार्ड दिखाया गया था दूसरा, उस वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था. लेकिन फिर उसके बाद द रेजिस्टेंस जस्ट गिव अप. 2 खिलाड़ियों के बगैर 9 वर्सेस 11 इट्स ऑलवेज अ टफ गेम. 4-1 से कामयाबी हासिल किया चेल्सी ने. गुड विन फॉर देम, गुड मोरल बूस्टिंग विन फॉर देम. और इसका फायदा यह हुआ दैट मैनचेस्टर सिटी इज बैक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. टॉटनहम इज एट नंबर 2 और नंबर 3 और 4 पे 24-24 पॉइंट के साथ लिवरपूल एंड आर्सेनल रिस्पेक्टिवली. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. देयर विल बी नो सॉन्ग, सो आई विल बी बैक स्ट्रेट ऑन. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:24 हो चुके हैं और चलें जी जल्दी से उन मैसेजेस को वहां से हम जोड़ते हैं जहां से हमने छोड़े थे. हमने लाइन के धाड़ने के ऊपर जो है वो आखिरी बात की थी. उस पर आगे एक फॉलो अप मैसेज आया हुआ है आसिफ फयाद साहब का. सो उसकी भी हम जरा बात कर लेते हैं, हाथ के हाथ देख लेते हैं अगर मुझे वो सामने. हाँ, एक भाई ने फरमाया शेर 2 साल तक धाड़ नहीं सकता. अगला मिसरा है और शेर 4.0 किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता. ओए 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 सर, क्या बात कर दी आपने. खैर सर, हम चाहें या ना चाहें, पसंद करें या ना करें, आपको तो पता है कि शेर जो है वो आजकल ढीले कंडों में लगे हुए हैं. तो चलें. उमर फारूक कहते हैं सर, पीपल क्रिटिसाइजिंग our armed forces for doing nothing for Palestinian. However, we must realize India factor plays crucial role in shaping our foreign policy. Even if we take an action, US will trigger India to launch an attack. यार ये तो कर हमारी आवाम को भी समझना पड़ेगा. वो कहते हैं ना आयास कदर खुद बाशनास. तो जरा हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के हवाले से. कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. सो ठीक है जी. वही एक कौम है ना जो उस जमाने में भी कहा करती थी कि 9/11 के बाद हमें तालिबान का साथ देना चाहिए था. पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की बुनियाद पर तालिबान के खिलाफ एक्शन करने आ रही थी. हम वहाँ पे खड़े होकर तालिबान का साथ देते अकेले. हमारी औकात क्या है यार. ओके जी, और क्या सीन है. फैसल पारिक कहते हैं लॉ 40.1.1 says after the fall of a wicket or the retirement of a batter, the incoming batter must, unless time has been called, be ready to receive the ball for the other batter to be ready to receive the next ball within 3 minutes or 2 minutes in World Cup. Matthew reached 1.50 second, then realizing the helmet battle is broken. The Shakib who called blah blah blah. अच्छा जी, आप बिल्कुल. तो यही तो बात मैं समझा. फैसल पारिक भाई, आपको नई बात मार्केट में लेकर आ रहे हैं. यही तो बात हुई है. Whatever happened was according to the rule of the game. There was nothing wrong in that. But it is such a बहुत छोटी सोच है ये. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब. एसके कहते हैं भाई बड़े दिनों बाद आपका आज मैंने मैसेज प्रोग्राम में देखा. अल्लाह उन बहादुर उलमा की भी हिफाजत फरमाए जिन्होंने ये मुश्तरका फतवा दिया है. यार ये फतवे तो देखें इस हवाले से आते रहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि उन उलमा को भी तो नहीं माना जाता. वो जो ये काम करने वाले होते हैं वो फिर उन उलमा को भी तो नहीं मानते, बिकॉज वो भी जिस माइंडसेट में ऑपरेट कर रहे होते हैं. ये लंबी बहस यार, ये और रेडियो पे करनी भी नहीं चाहिए ये. अच्छा जी, शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, सी द सन इन लाहौर, बाय द वे द कार इज स्टॉप्ड. चलें, आपने गाड़ी रोक के लाहौर के सूरज की जो है वो तस्वीर भेजी है. सूरज भी क्या है, लाहौर की फिजा इस वक्त इतनी जो है वो गर्द आलूद है कि सूरज भी कोई एक एनर्जी सेवर बल्ब जो है वो लग रहा है. बट ये बहुत परेशान कुन, हंसी मजाक की बात नहीं है, बट वाकई ये परेशान कुन सूरत हाल है. हाउ आर यू गाइज लिविंग एंड सर्वाइविंग देयर मैन. कल मैंने दिल्ली की जो है इंडिया गेट की भी एक वीडियो में देख रहा था. यार मैन, दिस was sad, whatever I was seeing. It's very bad. Okay जी, अहमद फराज कहते हैं your comment on Angelo Matthews dismissal. अच्छा, मतलब काफी बात कर लिए. Your today's energy is brilliant. May Allah keep it up. Thank you so much. आज मुझे हमारे दोस्त रिजवान ज़की साहब भी कह रहे हैं कि लग रहा है आज आप पल्मोनॉल लॉजेंजेस खाकर आए. आज कुछ ज्यादा ही आपकी आवाज में जो है वो दम है. अच्छा, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, लेकिन चलें. थैंक यू सो मच. हसान शेख कहते हैं थैंक्स टू रियाजुर रहमान भाई फॉर शेयरिंग वेरी इंफॉर्मेटिव स्टफ ऑन एविएशन. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है. मैं तभी तो कहता हूँ यार, आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं वो भी मालूमात का खजाना होते हैं. यस आई नो, ये मैसेजेस आमतौर से हमारे कुछ मखसूस लोग होते हैं. दैट इज हाउ लाइफ इज लाइक ना. आपके दफ्तर में भी कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जब तक उनको बोला ना जाए बोलने के लिए वो नहीं बोलते. सो दैट द सेम थिंग गोज विद द लिसनरशिप. देयर आर फ्यू एक्सट्रोवर्ट पीपल हु पार्टिसिपेट एवरी डे एंड दे
प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेट ऑफ द शो, लेकिन ज़ाहिर है सुनने वाली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो ये मैसेजेस आते हैं और आप लोग के मैसेजेस से मुझे भी बोलने का बहुत मवाद मिल जाता है. सोहेल जैदी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, कैसे हैं जैदी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, सब खैरियत और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अमरीकी रियासत वाशिंगटन की टाकोमा बंदरगाह के सामने गजा कत्लेआम के खिलाफ मुजाहरा. लोगों का ख्याल है इसराइल को असले की फराहमी के लिए टाकोमा बंदरगाह इस्तेमाल होती है. काफी सारी बंदरगाहें इस्तेमाल होती हैं, ज़ाहिर है अमरीका में बड़ी बड़ी कुछ बंदरगाहें हैं. इन बेचारों के प्रोटेस्ट करने से, ये सब करने से नेचुरली कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या कहा जा सकता है. अल्लाह ताला बस जो देखिए आजकल के दौर में नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बयानियां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इस जो इसराइली बमबारी और जो वहशियाना बमबारी इन लोगों ने की है, इससे शायद कुछ पब्लिक ओपिनियन अबाउट द होल पैलेस्टीनियन इशू चेंज हुआ हो मगरिब में. इट रियली मैटर्स. खैर हर क्राइसिस के बाद मैं ऐसे ही सोचता हूं, लेकिन खैर. उबैद हसन कहते हैं व्हाई वेस्ट इंडीज इज नॉट प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप. वेस्ट इंडीज इसलिए वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा उबैद भाई कि एक वर्ल्ड कप से पहले कुछ महीनों पहले क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट हुआ था और वेस्ट इंडीज उस टूर्नामेंट में हार गया. जब वो उस टूर्नामेंट में हार गए तो वो हुए जिम्बाब्वे हुए, आपको ये वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. दिस इज द रीजन. अली दमानी कहते हैं गुड मॉर्निंग, टुडे विल बी द डे 1 and 3 day long वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड कॉम्पिटिशन. Our kids will be carrying Pakistan flag in opening ceremony. Proud moment. भाई जबरदस्त. कल भी अली धमानी ने हमारे साथ ये जिक्र किया था, शेयर किया था. अली के जो 2 बच्चे हैं, they are participating, they are representing Pakistan in the World Robot Olympiad which is taking place in the Panama City in Panama. और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे. अली से कल मेरी बात हो रही थी शो के बाद भी तफसील से, और वो ये बता रहे थे कि उनके बच्चों ने बड़ी मेहनत की है पिछले 5-6 महीने इस कंपटीशन के लिए. तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन, और पाकिस्तान का नाम भी ये रोशन कर आए. वेरी गुड टू सी कि बच्चे अपने स्कूलों के एम्बिट से बाहर जो रोबोटिक्स एकेडमी होती हैं उसमें टाइम लगा रहे हैं. तो अली दमानी ने मुझे ये बताया कि उनके बच्चे वीकेंड पे जो है वो अपना आई थिंक सैटरडे को अपने फ्यू आवर्स जाके दे स्पेंड एट दैट रोबोटिक्स लैब, और जिनके मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं. एंड दैट इज सो कूल यार. और वो बच्चे ज्यादा एंजॉय करते होंगे अपने स्कूल से सीरियसली, बिकॉज दैट इज वेयर देयर कॉलिंग इज फ्रॉम. सो दिस इज सो कूल. जबरदस्त. वेल डन अली दमानी. यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट टू बी अ होम स्कूलिंग पेरेंट. यू नो दैट, यू एंड योर वाइफ ऑफ कोर्स. मुनीर अहमद कहते हैं 8:31 हो गया. आखिरी मैसेज पढ़ ले. मुनीर साहब को मैंने नाम ले लिया. अदिल भाई, योर सब्सक्राइबर्स आर नॉट 6,000 people but 60,000 families and offices. 1% tune in your show. Everyone listens. All right, great. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. 6,000 में अपने YouTube सब्सक्राइबर्स की जो है वो बात कर रहा था. अच्छा जी, इसके अलावा सदफ सुल्ताना का मैसेज आया. गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेजी इस्लामाबाद. द कारपूल ग्रुप सेज हाय. हेलो द कारपूल ग्रुप ऑफ सदफ सुल्ताना. पता नहीं अभी सुन रही है प्रोग्राम या नहीं, लेकिन थैंक यू फॉर मेकिंग योर प्रेजेंस फेल्ट. Welcome my guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड 8:39 जो है वो हो चुके हैं. 40 मिनट होने वाले हैं. बल्कि आज इश्तिहारात आप नोट कर रहे हैं कि 8 बजे के बाद इश्तिहारात ने आज एक अंगड़ाई सी ली है, और काफी तगड़े किस्म के जो है वो आज हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है. गुड, वेरी गुड. चलें जी, जरा बात कर लेते हैं किस चीज के हवाले से. इंडिया की सियासत पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी. ऐसा करते हैं, आप लोग के मैसेजेस तो 12 ला ही रहे हैं मेरे पास सनराइज विद अदील में, और उसकी हम बात देख लेते हैं आखिर में, अगर हम कुछ मैसेजेस और जो है वो शामिल कर सकें. ओके, सो सीन ये है कि आज इंडिया में इलेक्शन सीजन का आगाज हो रहा है. ओके, आपको पता होगा कि उनके यहाँ जो ज़ाहिर है जो फेडरल इलेक्शन जिन्हें आप कहते हैं वफाकी इंतखाबात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात होते हैं मरकजी हुकूमत के, वो तो उनके यहाँ मई में ऐसे कुछ ऐसे महीनों में होते हैं इनके, जो अगले साल होंगे. सो दैट इज अ बिग इलेक्शन. ज़ाहिर है आप जानते हैं इंडिया में नरेंद्र मोदी की जो गिरफ्त है पार्लियामेंट पे, हुकूमत पे पिछले 10 साल से बड़ी मजबूत है. लेकिन जो स्टेट्स हैं, जो भारतीय रियासतें हैं, और आप जानते हैं भारत की जो रियासत का नज़म जिस तरह जो है वो बनाया गया है, उसमें उनकी जो रियासतें हैं जो मिल के भारत बनाती हैं, उनको बड़ी ताकत हासिल है. और तभी आप देखें कि उनकी रियासतों में बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है. बाज रियासतें बहुत तरक्की याफ्ता हैं, बाज बहुत तरक्की पजीर हैं, बाज की इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं एंड ऑल. तो रियासती इलेक्शन जो है दे रियली मैटर. एंड
स्पेशली जो बड़ी पॉपुलेशन वाली रियासतें हैं जिसमें नेचुरली उत्तर प्रदेश आ जाती है, बिहार आ जाता है, महाराष्ट्र होता है, मध्य प्रदेश होता है, राजस्थान, यहाँ पे जिसकी हुकूमत हो, दैट रियली मैटर्स. सो अभी क्या हो रहा है कि आज से इनके यहाँ इलेक्शन की जो वोटिंग है वो शुरू हो रही है. ये स्टेट इलेक्शंस की आज 2 रियासतों में जो है वो इंतखाबात होंगे. एक तो है मिजोरम जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे एक रियासत है जो कि उनकी वो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं. वहाँ पे छोटी छोटी और रियासतें हैं. सो वो वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं आज. और इसके अलावा इनकी रियासत है जिसका नाम है छत्तीसगढ़. ओके जी, छत्तीसगढ़ जो है ये भारत के आप कह सकते हैं कि सेंटर ही कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे ये रियासत है छत्तीसगढ़ जहाँ पे इस वक्त तो जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है. लेकिन अब देखते हैं कि वहां पे क्या बीजेपी इनको वहां पे चैलेंज कर पाएगी या नहीं. इसके अलावा 17 नवंबर को भी दूसरा पार्ट होना है छत्तीसगढ़ में. आपको ये भी पता है इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं. और ये डिफरेंट स्टेजेस में इलेक्शन जो होते हैं ये ना सिर्फ ये फेडरल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो बड़ी स्टेट्स होती हैं वहां की भी जो इलेक्शंस अक्सर जो है वो डिवाइडेड होते हैं इन डिफरेंट डेज. सो छत्तीसगढ़ में आज पोलिंग है और 17 नवंबर को पोलिंग है. इसके अलावा 17 नवंबर को मध्य प्रदेश जो कि बिल्कुल मरकजी रियासत है भारत की और जहाँ पे भोपाल जो है उधर का मशहूर शहर है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं. देन 25 नवंबर को यानी इसी महीने के इख्तिताम में आप जाएंगे तो राजस्थान जो कि पाकिस्तान की सरहद के साथ लगा हुआ, बॉर्डर के साथ लगी हुई स्टेट है राजस्थान, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं. इस वक्त वहाँ पे कांग्रेस की जो है वो सरकार है, अशोक गहलोत उनके चीफ मिनिस्टर हैं. और फिर उसके बाद 30 नवंबर को तेलंगाना स्टेट में जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं. ये जो आपकी हैदराबाद वाली स्टेट सिकंदराबाद और ये तेलंगाना जिसका जाहिर है अभी हमने बड़ा जिक्र वर्ल्ड कप के दिनों जो है वो भी सुना है, वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस. इसमें जो 4 जगहों पे इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें सिर्फ एक जगह यानी मध्य प्रदेश जो है वहां पे बीजेपी की हुकूमत है. अभी अपनी हुकूमत बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे यानी दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन जो अभी वाइब्स आ रही हैं और जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही हैं दैट बीजेपी इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. और जाहिर है महंगाई है, हमें तो सब इंडिया से अच्छी खबरें आ रही होती हैं कि रावी सब चैन लिख रहा है वहां पे, लेकिन उधर प्रॉब्लम्स हैं. आई मीन इन्फ्लेशन इज ए प्रॉब्लम देयर, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, नॉट एज मच एज पाकिस्तान लेकिन स्टिल नेवरदलेस इट इज ऑन द हायर साइड. सो लोगों की हमने ये भी रिसेंटली टाइम देखा है कि द सेविंग्स इन इंडिया, द सेविंग रेट has seriously gone down. I mean, which is one of the lowest जब से ये रिकॉर्ड इन्होंने रखना शुरू किया है उसके बाद से. यानी का मतलब ये है कि लोगों की अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए they are spending a lot of their savings. They are not able to save money because उनका जो डेली एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंडिचर हैं वो सारे जो हैं वो बढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे अब सीन ये हो रहा है कि ये इलेक्शंस होंगे और जाहिर है ये नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा लीडर है, आप देखें जिस लिहाज से हमें जाहिर है वो तमाम मसाइल, बड़े से लिहाज ये कि ही इज दी इंडियन पॉलिटिक्स. जैसे आपको पता है पाकिस्तान में जितनी सियासत है, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो एक शख्स के गिर्द घूमती है. उसी के बयानात पे सबका रिस्पॉन्स होता है, उसी के एक्शन पे सबका रिस्पॉन्स होता है. मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं. सिमिलरली इंडियन पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड नरेंद्र मोदी. वो पावरफुल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है. और जिस तरह यानी अभी भी लोगों का ये ख्याल है कि ये सारे स्टेट इलेक्शंस हार जाएं, लेकिन फिर भी जब इनके यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, जब वफाकी हुकूमत के जब इलेक्शंस होंगे अगले साल के सेकंड क्वार्टर में, नरेंद्र मोदी को हराना एक बहुत मुश्किल काम होगा. यानी पूरा वो तो जब इलेक्शंस होंगे हम ज़रा तफसील से उस पर नजर डालेंगे. उन्होंने पूरा एक इंडिया, आपको पता है कि इंडिया नाम का एक अलायंस बनाया है उनके यहाँ एंटी बीजेपी पार्टीज ने, वो सब मिल के भी नरेंद्र मोदी को जो है ना वो हराना एक बड़ा मुश्किल काम होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएं, फिर भी वो एक शख्स को हराना जो है वो उनके लिए जरा चैलेंजिंग सीन हो सकता है. चलिए जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, लास्ट लिंक ऑफ द शो. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हमारे एक दोस्त ने तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि यार बहुत दिन हो गए आपने जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो जिक्र नहीं किया. मैंने कहा बिल्कुल बात आपने दुरुस्त फरमाई है, मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बहुत दिनों जिक्र नहीं किया, तो अभी जिक्र कर लेते हैं. यार कल भी मार्केट जो है ना वो अजीब क्रेजी मोड में चल रही है इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट, आप जानते हैं. और अक्सर ये बात बोली जाती है और मैं आप लोगों को बताता भी हूँ दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. वो मुल्क की मईशत की जो हालत है
उसकी तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन ये सेंटिमेंट्स की तरफ इशारा जो है वो जरूर करता है. ठीक है जी, कि ओवरऑल सेंटिमेंट क्या चल रहा है. यस, ये बात मानने वाली है कि जिस इकोनॉमी, जिस हालात पे या जिस सिचुएशन पे हमने इकोनॉमी को पिछले कोई 15-16 महीनों से मैनेज किया है, एक लेवल ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी तो आई है, बिकॉज IMF का प्रोग्राम वापस आ गया था. दैट वाज वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान. जो हमने स्टैंड बाय प्रोग्राम किया था, जिसके लिए अब जाहिर है जो हम पे मुसीबत है, मसाइब का पहाड़ टूटा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर है जिसे कहना चाहिए कि वतन बाकी रहे, ये जिंदगी तो आनी जानी है. हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है. सो हुआ ये कि जी बस मुल्क की इकोनॉमी चलती रहे, तो इकोनॉमी किसी ना किसी तरह चल रही है. लेकिन स्टॉक मार्केट की जो जाहिर है इस वक्त सिचुएशन है, बिकॉज वो अपने ऑल टाइम हाई, इस वक्त वो रिकॉर्ड जोन में ऑपरेट कर रहा है. हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स, जिसको हम KSE 100 इंडेक्स कहते हैं, वो कभी भी इस लेवल पे ऑपरेट नहीं किया. कल भी 53,860 पे जो है वो क्लोज हुआ. मेरे ख्याल से कोई 650-700 पॉइंट की कल जो है वो एक बार फिर से बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है. और इसमें हो क्या रहा है, देखिए जी, आपको एक बात समझने की, और वो ये है कि जिस वक्त इससे पिछली बार 2017 में स्टॉक मार्केट 53,000 पे उन्होंने टच किया था, उसमें और इस वाले 53,000 में बहुत फर्क है. ठीक है जी, मार्केट की आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ योर मार्केट, वो तकरीबन कोई उस वक्त 97 अरब डॉलर थी, जो अब कोई तकरीबन 30 अरब डॉलर के आसपास जो है वो आ गई है. सो मार्केट इज एट इट्स 1/3 वैल्यूएशन इन डॉलर टर्म्स. ओके, मैं डॉलर टर्म्स में बता रहा हूँ. रुपी टर्म्स तो जाहिर है आपको पता है रुपी की इतनी डेप्रिसिएशन एंड ऑल हुई है, लेकिन डॉलर को क्योंकि हम एज अ कांस्टेंट बेस समझ सकते हैं, तो हम उससे जो है अक्सर कंपैरिजन किया जाता है. सो एक तो पॉइंट ये आ गया. दूसरा एक इंडिकेटर है, एक रेशो है स्टॉक मार्केट का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपनी की प्राइस का, शेयर प्राइस का, या उसकी जो है वो किसी भी ओवरऑल स्टॉक मार्केट की भी अगर हम बात करें, तो उसमें एक समथिंग कॉल्ड PE रेशो, व्हिच इज कॉल्ड द प्राइस अर्निंग्स रेशो जो है वो उसको कहा जाता है. तो उसमें वो होता क्या है बेसिकली, दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट कंपनी की जो है वो जो इनकम कमा रही है, हाउ मच दैट इज रिफ्लेक्टिव इन इट्स शेयर प्राइस. वो क्या उसकी शेयर प्राइस में वो कितना रिफ्लेक्ट कर रही है. सो हमारी स्टॉक मार्केट, इसमें क्या होता है, हमारी मार्केट जो है ना वो इस वक्त हाईली अंडर वैल्यूड है. यानी कुछ बड़े जबरदस्त कंपनियां जो है ना वो इस वक्त बहुत कम शेयर प्राइस पे जो है वो आपको अवेलेबल है. तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशो अब से कुछ दिनों पहले तक जो है वो 3 का मल्टीपल था. 3x इसको मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. दुनिया भर की जो, अगर हम अपनी कंपैरेटिव स्टॉक मार्केट भी देख लें, तो वहां पे 9 का मल्टीपल होता है, 10 का होता है, बास जगहों पे 12 का भी मल्टीपल होता है. हमारा जो मल्टीपल है वो इस वक्त सिर्फ 4 का मल्टीपल जो है ना वो हो गया है. 3 था थोड़े अरसे पहले, अब वो बढ़ के रिसेंट टाइम्स में जो है वो 4 हो गया. दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट देयर इज स्टिल सो मच रूम देयर टू प्ले इन द स्टॉक मार्केट. अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है, और आजकल में जो है ना वो आपको पता है कि आप लोग, मैं तस्वीरें भी अपनी लगा रहा होता हूँ इन लिंक्डइन वगैरह पे और फेसबुक वगैरह पे भी, अपनी भी थोड़ी फ्री मार्केटिंग कर लूँ ना मैं, कि मैं अक्सर कंपनियों में आजकल जाके जरा इन टॉपिक के बात कर रहा हूँ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से. एंड वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अमंग पीपल इज, एक तो ये कि हम पाकिस्तानी सेविंग्स के मामले में तो हैं लूजर, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम महा लूजर हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो हम महा कठोर भयंकर लूजर हैं. यानी हम, पता नहीं होता क्या है, होता यह है कि हम ये सुनते हैं, वी ओनली लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द स्टॉक मार्केट ना, यार स्टॉक मार्केट में तबाह ये हो जाती है, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं. वो हमेशा, मैं मजाक में एक बात करता हूँ और अपने लेक्चर में भी ये बात कर रहा होता हूँ ना, कि कभी आपकी अम्मी को पता चल जाए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमेशा खानदान के एक लड़के का नाम लेकर आपको बताएंगे, देखा उसके, मैं अपने नाम नहीं ले रहा, हमारे खानदान में भी एक नाम है, अम्मी अक्सर लेती हैं, उसके इतने करोड़ों पे डूब गए थे. इतने करोड़ इसलिए डूब गए थे बिकॉज वो जाके पेनी शेयर्स में जाके, जैसे कहते हैं ना, चवन्नी के और खराब क्वालिटी के शेयर्स में जाके अपना पैसा डुबा रहा था. हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद देयर आर सम अमेजिंग कंपनीज इन पाकिस्तान दैट आर ऑपरेटिंग. देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट लाइसेंस्ड, आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और पब्लिक में इस तरह की चीजें बताई नहीं जाती. लेकिन जाइए, सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, और इस तरह की कंपनियां हैं जो कि ना सिर्फ उनके शेयर प्राइस जो हैं
वो आपको मुनाफा तो दे देते हैं, लेकिन वो कंपनियां डिविडेंड बहुत अच्छा देती हैं. डिविडेंड क्या होता है कि कंपनियां अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं. हमारी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं इस चीज के हवाले से. सो यस, काफी सारे लोग वो ये कहेंगे कि जी मार्केट जो है वो काफी ऊपर आ गई है, 54,000 जो है मार्केट हमारी टच कर रही है, ऑल टाइम हाई पे जो है वो ऑपरेट कर रही है. देखिए, एक करेक्शन आना चाहिए एंड अ रेगुलर करेक्शन इज अ गुड थिंग. हर थोड़े तो उससे बबल नहीं बनता. जो एक बबल सिचुएशन हो जाता है ना, एक पानी का बुलबुला बन जाता है, वो नहीं बनता. कि बबल फिर पॉप होता है तो फिर नथिंग रिमेन्स. सो अल्लाह करे ये 1-2 दिन में जरा करेक्शन वगैरह जो है ना वो शुरू हो जाए. तो उम्मीद यही है कि मार्केट जो है उसका सेंटिमेंट लुक्स पॉजिटिव राइट नाउ बिकॉज द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटीज हैव बीन गुड. पिछला साल एक डिप्रेसिंग साल रहा था कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, लेकिन अगर आप कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटीज पे नजर रख रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होगा दैट थिंग्स आर इंप्रूविंग नाउ. द कंपनीज आर गिविंग ह्यूज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ. काफी सारे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शेयर कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, थिंक अबाउट इट. इफ यू आर सिटिंग विद लोड्स ऑफ कैश, आप जो हैं वो अगर काफ़ी सारे जैसे कहते हैं कि काफ़ी सारे कैश पे बैठे हुए हैं तो फिर देखिए, इसको ट्राई करके देखिए. मे बी दिस वुड बी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोशिश कीजिए, सीखें इस काम को, थोड़े से अपने हाथ भी जलाएं. ये आप कहते हैं ना कि यू डोंट फेल बट यू लर्न. ये मोटिवेशनल थॉट्स जो होती हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं. सो या स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट. गुड, गेट इनटू गुड कंपनीज दैट गिव गुड डिविडेंड्स. कि अगर मार्केट की उनकी शेयर प्राइस गिर भी जाएगी तो फिर दे विल स्टिल बी गिविंग यू सम पे आउट और समथिंग. सो या लेट्स सी, सोचिए इस बारे में. चलें जी, ये है. ऑलराइट जी, बाकी अब क्या सीन आ गया. तो ये मेरी है पूरी की पूरी टॉक ऑन स्टॉक मार्केट. वेयर इज मार्केट गोइंग, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट. ऑलराइट, मैं कोई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट मैंने हमेशा, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा स्टॉक मार्केट इज देयर, इट शुड बी देयर. और अच्छी कंपनियों के शेयर जरूर लें. ये जो होते हैं ना 2 रुपए वाला शेयर, 4 रुपए वाला शेयर, ये 4 रुपए वाला शेयर ले ले भाई, ये 8 रुपए का हो जाएगा, ये इन चक्करों से बचें आप बस. ठीक है जी, बस यही बात करनी थी मुझे. इंशाल्लाह आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.